Good afternoon, class. Welcome to your DLED first year class of subject Contemporary Education, and myself Shreya. So आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कोठारी कमीशन. इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपने NEP 2020 के बारे में जाना था. कितना चेंजेस हुआ है हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज़ 2020, उसमें कितने चेंजेस हुए हैं, किस क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और क्या एड ऑन हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में हमने जानी. ठीक है, अब आज जो हम लोग जानेंगे वो हम लोग जानेंगे कोठारी कमीशन के बारे में. दैट इज़ द फर्स्ट कमीशन हु वर्कड ऑन एजुकेशन, राइट. तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया एंड आफ्टर they completed their research work, they came to know that there are many faults in our education system. तो उसी फॉल्ट्स को चेंज करने के लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए और इन्होंने अपने चैलेंजेस भी बताए, इश्यूज भी बताए और सजेशंस भी दिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कोठारी कमीशन एंड let's know more about Kothari Commission. As you all already studied about Kothari Commission, आपने पहले ही पढ़ रखा है कोठारी कमीशन के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग उसको और ज़्यादा मजबूत नॉलेज बनाने के लिए we will again revise this Kothari Commission. So let's start with this Kothari Commission which was held between 1964 to 66. ठीक है, यानी कोठारी कमीशन 1964 से 66 के बीच में ये आए. इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया और इसी टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए अपने. ठीक है, तो ये कहते क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ कमीशन ऑन एजुकेशन. यानी जब भारत को आज़ादी मिल गई तो गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन को अपॉइंट किया सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे काम करने के लिए, एजुकेशन पे काम करने के लिए, राइट. उस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी. दैट इज़ द रीज़न वाई दिस कमीशन इज़ नोन एज कोठारी कमीशन. हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी कमीशन के बारे में आप जानते हैं तो उस कमीशन का जो नाम होता है वो उसके चेयरमैन के नेम पे पड़ता है. ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने जब हम लोग लोकल गवर्नमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ने एक कमीशन के बारे में पढ़ा था, पीके थंगन कमीशन. ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था लोकल गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करने में. तो ये जो थंगन कमीशन थी ये किसके आधार पर जानी जाती है, उस कमीशन के जो चेयरमैन थे यानी पीके थंगन. उसी तरीके से ये जो कोठारी कमीशन है, ये कोठारी कमीशन नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इस कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, उनका नाम क्या था, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी. ठीक है, तो दिस वाज द रीजन व्हाई इस कमीशन का नाम कोठारी कमीशन पड़ा. और जब वो अपॉइंट हुए इस कमीशन के चेयरमैन के तौर पर, देन एट दैट पॉइंट ही वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑल्सो, दैट इज UGC. उस टाइम पीरियड में वो UGC के भी चेयरमैन थे. चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, द एक्चुअल नेम ऑफ दिस कमीशन इज द इंडियन एजुकेशन कमीशन, बट it is popularly known as the Kothari Commission after the name of its chairman. ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एजुकेशन कमीशन का असली नाम क्या है, दैट इज इंडियन एजुकेशन कमीशन. ठीक, और इस कमीशन को हम लोग कोठारी कमीशन के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इनके जो चेयरमैन जो थे उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी. दैट इज वाई दिस कमीशन इज नोन एज कोठारी कमीशन. ऑलराइट, now it says that Kothari Commission is also known as the Indian Education Commission, was appointed by the government of India towards the end of the third 5-year plan. तो अब आपको यहाँ पे एक बात और पता चल गई कि कब ये कमीशन बनी थी, जब थर्ड ईयर यानी थर्ड 5-year प्लान जो बनना था. 5-year प्लान बनते हैं
कि हमें इन 5 सालों में क्या क्या काम करना है। हर साल बनता है, ठीक है, मतलब 5 साल के लिए बनता है। तो उस जब तीसरा 5 ईयर प्लान बना था, तब उस तीसरे 5 ईयर प्लान के अंत में ये कोठारी कमीशन बनी थी, ठीक है। और इस कमीशन को हेड किसने किया था? डॉक्टर कोठारी ने। तो दैट मीन्स कि ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, राइट, दैट इज वाई ही वॉज चेयरमैन ऑफ यूजीसी। यूजीसी इज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फील्ड। तो उस वक्त वो वहाँ के चेयरमैन थे, इसलिए भी इनको जो है किया गया अपॉइंट। जस्ट अ सेकेंड क्लास, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अब पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग एजुकेशन कमीशन, यानी कि क्या चीज़ ऐसी हुई थी जिसके वजह से यहाँ पे एजुकेशन कमीशन बनाया गया, ठीक है। In order to remove the defects in the field of education, the government appoints a new education commission to advise the government on the national pattern of education along with general principles and policies for the development of education at all stages. This commission was built in 1964 to 66 under the guidance of Indian Constitution. यानी जब हमें आज़ादी मिल गई तो इसका मतलब कि अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, ठीक है। तो अंग्रेज़ कह लीजिए कि जो एजुकेशन थी, पहले अंग्रेज़ों के आने के पहले जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसको डिस्टर्ब किया ब्रिटिशर्स ने। उस डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए, ठीक, और उनकी दी हुई चीज़ों को एक तरीके से एक्सेप्ट करते हुए उनको अपने फ़ायदे के लिए बनाने के लिए ये कमीशन बनी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ हम कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कह लीजिए कि ट्रेडिशनल से मॉडर्न एजुकेशन जिसकी बात हम करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और मिशनरी स्कूल्स हैं, ये सब मॉडर्न एजुकेशन का पार्ट है। तो इस पार्ट को इंडिया में लाने का जो कह लीजिए रोल, जिसने मेन रोल प्ले किया, वो किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया। अब उसको हमें और मेंटेन, हटाना नहीं था, हमें मेंटेन करना था। तब जब इंडिया, यहाँ भारत को आज़ादी मिल गई, तब यहाँ के लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर नेशन, ठीक। क्योंकि तब तक लोगों ने ये समझ लिया था कि अगर हमारी एजुकेशन अच्छे स्तर पे होगी तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो हमारे खुद देश का जो ग्रोथ है वो हम बिना किसी के हेल्प के और बिना किसी के अंदर, मतलब कि किसी के अंडर काम करके हम बिना, मतलब इन सब चीज़ों के हम उसको ग्रो कर सकते हैं। यानी अकेले हम काम करके भी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस सोच में सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम एजुकेशन, चूँकि हमारे सोसाइटी का बहुत मेन पार्ट है, तो हम इसको बेहतर बनाने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे। तब ये जाके 64 और 66 के बीच में ये कमीशन बनी और इस कमीशन ने एजुकेशन की फील्ड पे काम किया, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि एजुकेशनल डिफेक्ट्स एट दैट टाइम। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि उस वक्त यानी 64 से 66 के बीच में जो काम हुआ, वो किस वजह से हुआ, कौन से ऐसे डिफेक्ट्स एजुकेशन में लोगों को दिखे जिसके वजह से ये कमीशन बनाई गई। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है कि इनएडिक्वेट इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। चूँकि जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी आपको कई बार ये पॉइंट बताया है कि जो एग्रीकल्चर है भारत का, वो भारत का क्या है, बैकबोन है। तो जैसे कि हम एक बॉडी है हमारा जो बैकबोन है, हम जो बैठे हुए हैं वो हम बैकबोन के सहारे बैठे हुए हैं, ठीक। खड़े होंगे तो भी हम बैकबोन के सहारे खड़े होंगे। तो ये बैकबोन क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और उसका एक पोस्चर बनाने के लिए ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे बैकबोन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टैंड, टू वर्क,
है ना, टू सिट, मतलब हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो भारत का क्या है, बैकबोन है। ठीक, जब हम अपने बैकबोन को स्वस्थ नहीं रखेंगे, जब हम अपने बैकबोन को उसकी केयर नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो गिरने लगेगी, ठीक, बेंड होने लगेगी, नॉट टूवर्ड्स अपवर्ड, इट विल गो डाउनवर्ड्स। तो कोई भी चीज़ जब डाउनवर्ड्स जाती है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग टू द लेवल और इट इज़ नॉट ग्रोइंग, है ना। तो यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट, जो पहला डिफेक्ट बताया गया है वो है इनएडिक्वेट इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर, यानी जितनी इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर को मिलनी चाहिए थी उस वक्त वो नहीं मिली, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स के आने के पहले था, उस एग्रीकल्चर को, उस टॉप लेवल के एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने आके डिस्टर्ब कर दिया गया था। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है वो है नॉट कनेक्टेड विद नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। नॉट कनेक्टेड विद नेशनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि उस वक्त की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो देश से संबंधित बहुत कम स्तर पे था, यानी अपने देश को बढ़ाने के लिए वहाँ पे कोई भी कह लीजिए पॉइंट नहीं थे। ठीक है, जिसके वजह से जो लोगों के अंदर एक कह लीजिए नेशनलिज्म की जो फीलिंग होनी चाहिए थी उसकी कमी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक कमी हुई। भाई जब हम अपने परिवार से जब प्यार करेंगे, जब हम अपने परिवार की देख रेख करेंगे, तभी तो उस परिवार के लोग जो है बड़े होंगे और एक कह लीजिए जुड़ाव होगा परिवार में। तो उसी तरीके से जो हमारा देश है वो हमारा परिवार है। तो जो पहले की जो एजुकेशन जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी उसमें नेशनलिज्म का कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं था। तो यहाँ के लोग जब भारतीय जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो जब यहाँ पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने देश के लिए काम भी करें। ठीक, चाहे वो एग्रीकल्चर में करें, चाहे वो आर्मी में जाके करें, चाहे वो एक नौकरी भी, मतलब अपने देश में ही रह के एक मामूली से अगर कोई नौकरी भी कर रहा है तो ही इज ऑल्सो डूइंग फॉर द नेशन ओनली। ठीक, क्योंकि उसका क्या जा रहा है, उसका वो कहीं ना कहीं क्या दे रहा है, देश को इनकम दे रहा है, देश को टैक्स के रूप में इनकम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब अपने देश को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो तब ये कमी थी कि कोई भी नेशनलिज्म, देशभक्ति की कोई भी बात नहीं कही गई थी। ठीक है, फिर थर्ड इज टू मच एकेडमिक्स एंड द फोर्थ इज नो एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन। मतलब बेसिकली जो ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई दैट वाज टोटली फोकस्ड ऑन देयर कंट्री। ठीक है, वो जो चीज़ यहाँ पे लाना चाहते थे सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस उन्होंने जो करिकुलम बनाया था उसी पे था, सिर्फ पढ़ाई पे। लेकिन भारतीयों का ये सोचना था कि भाई जब हम अपने सिटीजन्स को पढ़ा रहे हैं, जब हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं तो उनको एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन या सिर्फ बुकिश लैंग्वेज और रट्टू तोता उनको नहीं बनाना है, उनको साथ साथ पूरे सोसाइटी मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं बनेगा तब तक आप देश की इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ पाएंगे, अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे, सोसाइटी क्या है वो भी आप इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब कुछ ऐसे हमारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ कमियां उस वक्त थी जिसकी वजह से ये कमीशन बनाया गया। फिर यहाँ पे कहते हैं कि इन दिस रिपोर्ट द कमीशन एक्सप्रेस इट्स फर्म बिलीव दैट एजुकेशन इज द मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जब कोठारी कमीशन बना तो कोठारी कमीशन ने जब अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया और सारी कमियां इन्होंने निकाली तो
तब इन्होंने कहा कि हमारा जो कमीशन बना है, यानी जो कोठारी कमीशन बना है, कोठारी कमीशन ये मानता है कि एजुकेशन एक कह लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है नेशनल डेवलपमेंट का, यानी कंट्री के डेवलपमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। जितना ज़्यादा जिस देश में लोग अधिक शिक्षित होंगे वो देश अधिक बढ़ोतरी करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कोठारी कमीशन के बारे में इन्होंने कुछ डिविजन्स आपको बता रखे हैं कि कुछ सेक्शंस में इन्होंने काम किया। वो सेक्शंस देखते हैं। जो पहला सेक्शन है वो किस चीज़ से डील कर रहा है? वो डील कर रहा है जनरल प्रॉब्लम से। ठीक है। और जो सेक्शन 2 है वो डील कर रहा है इट डील्स विद एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट सेक्शंस, यानी कि जो प्राइमरी लेवल है उसका अलग इन्होंने प्रॉब्लम देखा, उसका अलग रिकमेंडेशंस किया, और जो सेकेंडरी है उसका अलग, हायर का अलग, यानी एजुकेशन को भी इन्होंने डिविजन्स में बांट दिया और एक एक डिवीजन पे इन्होंने पूरा कंसंट्रेट करके काम किया। फिर सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 किस चीज़ में डील करता है? इट डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रिकमेंडेशंस एंड प्रोग्राम्स सजेस्टेड बाय द कमीशन। तो जो सेक्शन 3 जो इन्होंने डिवाइड किया है वो उन सारे रिकमेंडेशंस पे काम करेगा जो कमीशन के द्वारा दिए गए हैं। जो सजेशंस कमीशन के द्वारा दिए गए हैं, ये जो सेक्शन 3 है ये उसको मॉनिटर करेगा कि वो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। ठीक है। फिर सेक्शन 4 ये कहते हैं कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेपर्स। सेक्शन 4 इज आप कह लीजिए कि अदर वर्क के लिए बना हुआ है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए बना हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन कहते हैं कि कमीशन फील्स दैट नो रिफॉर्म इज इम्पॉर्टेंट और more than to transform education and relate it to the life needs and aspirations of the people. This can be done by कुछ नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अभी हम उसको पढ़ेंगे। पहले ये जो बात कही गई है उसको हम लोग समझते हैं। कहते हैं कि कमीशन फील्स मतलब कमीशन ये महसूस करता है दैट नो रिफॉर्म्स, रिफॉर्म मतलब चीज़ों को सुधारने की जो कोशिश होती है। ठीक है। that no reforms is important or more than to transform education and relate to it to the life needs and aspiration of the people। यानी बेसिकली कमीशन ये कहना चाहती है, कमीशन ये फील करता है कि कोई भी अगर कहीं भी रिफॉर्म होता है, यानी कि कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी अमेंडमेंट्स होते हैं, तो उन अमेंडमेंट्स को करते वक्त हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि वो लोगों की लाइफ से रिलेट करें। ठीक है। लोगों की लाइफ, लोगों की जो नीड है उससे जुड़ा हुआ हो, और लोगों की जो चाहते हैं और लोगों को मतलब वो ऐसी रिकमेंडेशंस हो जो लोगों को कह लीजिए कि सपोर्ट कर सके, उनको इंस्पायर कर सके किसी काम के लिए। ठीक है। अब जितने बच्चे, मान लीजिए जितने भी बच्चे आर्मी में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन मिलती है, तभी तो वो जाते हैं ना आगे कि हाँ नहीं, हम अपने देश के लिए हम काम करेंगे, हम शहीद हो जाएंगे, और शहीद भी हो जाते तो भी उनके घर वाले बहुत मजबूती से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे देश में चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हर चेंज हमसे जुड़ा होता है। ठीक है। हमसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पे इनका कहने का यही मतलब है कि कभी भी कोई भी चेंज होना हो तो वो चेंज ऐसा हो जो लोगों को फ़ायदा दे, लोगों की ज़िंदगी को अच्छा करे। ठीक है। जब लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी तो हमारा जो देश है वो भी अच्छा होगा। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि लोगों को हम कैसे कह लीजिए जोड़ सकते हैं अपने साथ, और लोगों को किस तरीके से हम इंस्पायर कर सकते हैं, वो इंस्पिरेशन देने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये कहते हैं कि रिलेटिंग एजुकेशन
रिलेटिंग एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी, यानी एजुकेशन को हमें इस तरह से बनाना है कि वो जो भी प्रोडक्शन करे, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन करे वो अच्छी प्रोडक्टिविटी हो उसकी, यानी जो प्रोडक्शन करे वो अच्छा प्रोडक्शन करे। अब यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? अब भाई जैसे मान लीजिए कि आप लोग बीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, अब बीएलएड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपको एजुकेशन दी जा रही है, ठीक। अब कल को आप जब पढ़ाने जाएंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो ये जो आप पढ़कर फिर पढ़ाने जाएंगे, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज प्रोडक्टिविटी। ऑलराइट, तो इनका पहला कहने का मतलब है कि अगर आपको सिटीजन्स को इंस्पायर करना है, उनको उनकी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? आपको ऐसी एजुकेशन बनानी होगी जो अच्छा प्रोडक्शन करे, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट ये कहते हैं स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है दैट इज ऑल्सो अ वेरी एसेंशियल पार्ट। सोसाइटी है तो देश है, देश है तो सोसाइटी है, तो दोनों चीज़ों को मिलाकर हमें पॉइंट्स रखने चाहिए। या कोई भी अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो वो दिमाग में होना चाहिए कि हमें ऐसा चेंज करना है जो हमारे देश के लोगों के हित में हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहते हैं एक्सिलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना, ठीक भाई। जब हम एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है, तो उसी तरीके से एक्सिलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो ब्रिटिशर्स ने मॉडर्नाइजेशन जो दे दिया है भारत में, उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए मतलब हमारा मोटिव होना चाहिए कि उस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, ना तो उसको छोड़ना है, ठीक है, ना तो उसको हटाना है। अगर उन्होंने दे दी है मॉडर्नाइजेशन, अगर उन्होंने दे दी है एजुकेशन को थोड़ा सा चेंज करके अगर हमारे देश में दिया है, तो उस चीज़ का हमको फ़ायदा उठाना है। ऑलराइट, फिर ये कहते हैं कि कल्टिवेटिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। यस, आपको सोशल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना है, जो मॉरल वैल्यूज़ है उनको भी ध्यान में रखना है, और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उनको भी ध्यान में रखना है। यानी आप किसी भी रिलीजन के लोगों को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे कहाँ रह रहे हैं? एक देश में रह रहे हैं। और भारत क्या है? भारत इज अ डेमोक्रेटिक इंडिया, ठीक, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे लोग जो पीपल हैं उनके लिए सारी चीज़ें करी जाती हैं, तो यू कैन नॉट हर्ट और यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस फॉर ओनली वन पर्सन और वन religion or one community. If you are making any kind of amendments, if you are making any kind of changes, then you have to keep this thing in your mind that you whatever you are making for all the people. आप उन सभी लोगों के लिए बना रहे हैं जो उस देश में रह रहे हैं, ठीक। कोई भी चेंजेस होगा तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, या वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो हम सबके लिए होगा, ठीक है। तो हमें सोशल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है, मॉरल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है, और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको कोठारी कमीशन ने बताया। उन्होंने सजेशन दिया कि कभी भी अगर मतलब सिर्फ कोठारी कमीशन की बात नहीं, आगे भी अगर कोई कमीशन बनती है और वो किसी भी फील्ड में कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो उनको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कोठारी कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे। रिकमेंडेशंस किस चीज़ से जुड़े? एजुकेशन से जुड़े। तो पहला जो पार्ट इन्होंने रिकमेंड किया वो किया करिकुलम से संबंधित, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या कहा? इन्होंने कहा रिसर्च इन द करिकुलम दैट शुड बी डन बाय यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स इन ऑर्डर टू अपग्रेड इट। इन्होंने कहा कि लगातार एजुकेशन में रिसर्च का जो काम है वो चलते रहना चाहिए, जिससे कि हमें अपग्रेडेशन में मदद मिल सके, ठीक है। कोई अगर नई चीज़ मतलब ज़रूरत है किसी नए रूल की, नए पॉलिसी की, नए ढंग की, तो हम उसको कर सकें, ठीक है।
और जब कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस पब्लिक तक पहुंचाने से पहले उस पर बहुत सारा काम हो चुका होता है। उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, सारी चीज़ें पहले देख ली जाती हैं कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, तब जाके वो पब्लिक तक पहुंचाई जाती है। तो ये सब जो मेरिट्स और डीमेरिट्स या कोई भी काम हम करते हैं तो उसके बारे में जो पूरा मंथन होता है, उसके बारे में जो पूरा डिस्कशन होता है, वो किस आधार पे होता है? वो रिसर्च के आधार पे होता है। ठीक है, रिसर्च का मतलब क्या हुआ? चीज़ों को पढ़ना, डीपर टू डीपर, ठीक है, चीज़ों को बहुत गहराई में जाके पढ़ना। रिसर्च इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग द थिंग्स इन डीपर वे। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है जितना हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे तो हमें नए नए आइडियाज़ भी आएंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भी जान सकेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन। साइंस पे इन्होंने कहा कि हमें फोकस करना होगा साइंस एजुकेशन पे। साइंस एंड मैथ्स कंपलसरी फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी 10th तक साइंस और मैथ्स कंपलसरी कर दी गई। ठीक, लिंक साइंस विद टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज एंड विद एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। अब चूंकि अर्बन एरियाज में क्या है, ज़्यादातर लोग सिटीज़ में किस तरीके के लोग रहते हैं? मॉडर्नाइज लोग रहते हैं। ठीक है, जो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो नए नए तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? टेक्नोलॉजी की। तो इन्होंने कहा कि हम फोकस करेंगे जो अर्बन एरियाज़ के बच्चे हैं उनको हम रिकमेंड करेंगे कि वो साइंस विद टेक्नोलॉजी लें, और जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनका जो विलेज, जो गांव में रहते हैं, वो बच्चे ज़्यादा किससे जुड़े होते हैं? खेती से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उस एग्रीकल्चर पार्ट को हम उनसे मजबूत बनाएंगे। तो जैसे जो बच्चे जो साइंस लेंगे उनको हम रिकमेंड करेंगे, अगर वो रूरल एरिया के हैं तो हम उनको ज़्यादा फोकस करवाएंगे एग्रीकल्चर पार्ट पे, और जो अर्बन एरिया के बच्चे हैं हम उनको ज़्यादा फोकस करवाएंगे टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, फिर ये कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एडवांस करिकुलम। द कमीशन सजेस्ट दैट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन प्रिपेयर एडवांस करिकुलम इन ऑल सब्जेक्ट्स। भाई कभी भी किसी सब्जेक्ट का जो करिकुलम बनता है वो क्या होता है? वो पहले ही एडवांस में बना रहता है। ठीक है, इट एडवाइज बोर्ड्स टू इंट्रोड्यूस सच करिकुलम इन फेजेस। अब ये कहते हैं कि बोर्ड्स, जो कई प्रकार के जो टाइप्स ऑफ बोर्ड्स होते हैं, जो स्टेट वाइज बोर्ड्स होते हैं, उनको कहा गया कि आप, ठीक है, आपको मालूम है कि करिकुलम बन गया है, एडवांस में बना हुआ है, तो आप उस करिकुलम को एक झटके में बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, आपको कैसे पहुंचाना है? फेजेस में, पार्ट्स में। तो ये कहते हैं कि इट एडवाइज बोर्ड्स टू इंट्रोड्यूस सच करिकुला in phases so that it can fulfill the conditions of staff and provide facility। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई अचानक से हम बिल्कुल प्रेशर आप पे डाल देंगे, सारा असाइनमेंट एक साथ आपको दे देंगे, तो इट विल बी somehow it will be very pressurized form, है ना? हम आपको प्रेशर देंगे, हमने आपको चारों यूनिट के असाइनमेंट दे दिए और कहा कि इस मंडे को आपको जमा करना है, और क्वेश्चंस भी बड़े हैं भाई, असाइनमेंट के क्वेश्चंस छोटे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं। तो अब क्या होगा? अब सिर्फ हमारा ही सब्जेक्ट आपको पूरा नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट पूरे करना है। तो आप क्या करेंगे? आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अगर करिकुलम पहले एडवांस में बन गया है तो बोर्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो बच्चे उनके अंडर में जो पढ़ रहे हैं, उनको वो करिकुलम थोड़े थोड़े पार्ट्स में इंट्रोड्यूस करवाए, जिससे कि हमें टीचर की भी कमी ना महसूस हो और जो फैसिलिटीज़ हमें बच्चों तक पहुंचानी होगी उसकी भी कमी हमें, मतलब उसको भी हम पूरा कर सकें। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर का करिकुलम इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक, अब अगर हम अचानक से स्कूल में बता देंगे कि हाँ अब आपको कंप्यूटर पढ़ाना है और लैब होगा, कंप्यूटर्स उसमें रखे होंगे और बच्चे जाके कंप्यूटर पे काम करेंगे, तो अब चूंकि ये पहले से तो बताया नहीं गया, अब अचानक से बताया गया, तो दैट
वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर स्कूल इज केपेबल और नॉट, है ना, वो केपेबल है उतना कि नहीं है कि तुरंत के तुरंत वो कंप्यूटर लैब बना दे, कंप्यूटर्स खरीद के रख ले। तो इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग चाहिए, इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए फंड्स चाहिए, और वो फंड्स इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही इनका कहने का मतलब है कि हर एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं उनको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी करिकुलम उनको दिया जा रहा है उसको वो पार्ट्स में डिवाइड करके तब बच्चों तक पहुंचाएंगे और स्कूल तक पहुंचाएंगे, जिससे हमें स्टाफ की भी कमी ना हो, और जो भी करिकुलम हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्टाफ को भी मेंटेन कर सकें। फिर उसके बाद ये कहते हैं एन इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडीज एज इट इज गुड फॉर सिटीजनशिप एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन इज रिकमेंडेड टूवर्ड्स योर नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हम मैथ्स पे भी ध्यान देंगे, हम साइंस पे भी ध्यान देंगे, हम पूरे करिकुलम पे ध्यान देंगे, पर हमें सोशल स्टडीज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सोशल स्टडीज is that subject which tell us about the society, which tell us about our nation, which tell us about our cultures, different types of cultures, different types of communities, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसी एसेंशियल हैं जो हर बच्चे को जानने का अधिकार है, ठीक है। तो ये मतलब भाई, अब मान लीजिए अगर हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं और हमें लखनऊ के बारे में ही नहीं मालूम, अब कोई कल को बाहर से आया और हमसे पूछा कि आप अब चलिए हमको लखनऊ घुमाइए, अब हमें खुद ही अपने लखनऊ के बारे में नहीं मालूम है, तो दैट इज़ वेरी, आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। ना तो उस इंसान के ऊपर हमारा इम्प्रेशन सही पड़ेगा और हम अपने में ही कहीं ना कहीं गिल्टी फील करेंगे। तो ये जो फीलिंग आती है गिल्टी वाली, वो ना आए और सारे बच्चे अपने देश के बारे में जाने, अपने शहर के बारे में जाने, अपने आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पे सोशल स्टडीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बताया गया। फिर उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट ये कहते हैं कि स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज चल रहा था इनका, 3 लैंग्वेज यानी मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये कहते हैं कि स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस, यानी कि जो लैंग्वेजेस यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस बताई जा रही हैं उनको टीच यानी उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल प्लान बनाया जाएगा। शुड बी स्टडीड फ्रॉम क्लास 8 बट नॉट ऑन कंपल्सरी बेसिस। अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है, नो, वी कैन नॉट प्रेशराइज दैट चाइल्ड, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, अगर उसकी इच्छा है, तो वो बच्चा पढ़ सकता है। कोई भी इन 3 लैंग्वेजेस में से अगर कोई लैंग्वेज पढ़ना चाह रहा है तो वो बच्चा पढ़ सकता है, और उसको पढ़ाने के लिए हम लोग एक स्पेशल प्लान करते हैं टीचिंग का कि किस तरीके से उस बच्चे को हमें पढ़ाना है। 6 पॉइंट कहते हैं कि एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। वही बात आ गई कि जब तक आप लोगों के जो रिलीजन है उनकी कद्र नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो देश है उसमें शांति नहीं बनेगी, पीस नहीं होगा। हम एक दूसरे की जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं बनेगी। और अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उस देश को शांति के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर किसी देश में हमेशा लड़ाई होती रहेगी तो उसका जो फंड है या उसकी जो अर्निंग है ना, वहाँ के लोग भी नहीं बचेंगे, वहाँ के लोग जो काम करते थे वो भी ख़त्म हो जाएगा, उस काम से जो देश अर्न करता था वो भी ख़त्म हो जाएगा, और धीरे धीरे वो देश भी ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों को हर रिलीजन की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर कैटेगरी के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पे कहा जाता है कि भारत क्या है, भाईचारा, यहाँ पे भाईचारा है, यानी कि हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन को, कल्चर को, इस वजह से यहाँ पे हमेशा शांति बनी रहती है।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि द न्यू करिकुलम एंड बेसिक एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कमीशन। अब कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ न्यू करिकुलम बने, उसकी बात है कि एजुकेशन मस्ट बी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ये आपने पहले पढ़ लिया। देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन करिकुलम एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर नेशन ओनली, ठीक है। जैसे हम सब एक फैमिली है, वैसे एनवायरमेंट भी फैमिली है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट से, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है उसमें ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा कमी लोगों को महसूस हो रही है और जिसके वजह से लोग मर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी क्यों हो रही है भाई? आप इतना ज़्यादा पेड़ कट गए हैं, जंगल कट गए हैं, वो कट के सब बड़े बड़े मॉल्स और अपार्टमेंट्स बन गए हैं, ठीक है। अब ये सब क्यों बन रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन इज नॉट इन कंट्रोल, ठीक है। इंडिया में जब हम लोग पॉवर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग ने ये चीज़ बात करी थी कि पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर पॉवर्टी इन आवर कंट्री। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की वजह से ही आज हमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि लोग दर दर भटक रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं करवानी है तो हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगा के रखने चाहिए और जो हमारे ऑलरेडी नेचुरल वे में हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। पानी नहीं दूषित करना चाहिए, पॉल्यूशन जो हमारे एयर में है उसको कम करना चाहिए, जिसकी वजह से ओजोन लेयर की वजह से सब पूरा ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे, मतलब एक दूसरे से समझ लीजिए सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक चीज़ कोई डिस्टर्ब होगी तो होल प्रोसेस विल बी डिस्टर्ब। तो वही चीज़ हो भी रही है। Next is there should be a connection and contact with local communities. This is important because it enables in shaping the education system at all levels. Local communities यानी जो हम लोकल इंसान हैं, लोकल सिटीजन्स हैं, जो हम आम आदमी हैं। कमीशन कह रहा है कि हमें, मतलब कमीशन को हमेशा आम आदमी से जुड़कर रहना चाहिए। अगर हम आम आदमी लोगों से जुड़कर नहीं रहेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे और हम कभी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा हमें लोकल कम्युनिटीज से मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। फिर ये कहते हैं सोशल सर्विस प्रोग्राम्स, such programs and participation in community development should be organized at different levels in age appropriate manner. सोशल सर्विस प्रोग्राम का मतलब हो गया जैसे हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम कह लीजिए, अब एक एग्जांपल लें एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट की जागरूकता, एनवायरनमेंट को किस तरीके से हमें बचाना है उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, प्रोग्राम्स करवाते हैं, बच्चों से एक्ट करवाते हैं। बहुत तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जब हमारा एनवायरनमेंट डे आता है, ठीक है। तो ये सब क्यों प्रोग्राम्स हो रहे हैं? ताकि सोसाइटी अवेयर हो, हमारे जो आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति अवेयर हो, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हमें हटाना है उनके प्रति जागरूक हो। तो ये सब क्या है? ये सब सोशल सर्विस का ही पार्ट है, ठीक है, यानी वेलफेयर, कल्याणकारी। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ एरियाज इन्होंने डिस्कस किए जो कि करिकुलम से ही रिलेटेड है, लेकिन वो कौन से स्टेज से है? सेकेंडरी स्टेज से रिलेटेड है। सेकेंडरी स्टेज मतलब पहला सेकेंडरी स्टेज होता है आपका 8th to 10th। तो उसमें इन्होंने कहा कि इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, जहाँ उन एरियाज की बात कही गई जिस एरियाज में हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन के बारे में कहा द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, ठीक। या तो वहाँ पे पढ़ाई उनके मदर टंग पे होगी और या तो रीजनल लैंग्वेज में होगी। हिंदी एट अ हायर और लोअर लेवल, हिंदी बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं रखी, वो या तो हायर लेवल पे बच्चा पढ़ सकता है या तो लोअर लेवल पे पढ़ सकता है। और इंग्लिश भी या तो हायर लेवल पे बच्चा पढ़ सकता है अपने
इच्छा अनुसार और या तो फिर लोअर लेवल पे, ठीक है। फिर इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, जहाँ पे जिन एरिया में हिंदी बोली जाती है वहाँ के लिए इन्होंने कहा कि वहाँ पे भी ये पॉइंट रखा कि बच्चा अपने मदर टंग पे भी पढ़ाई कर सकता है या फिर रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है। इंग्लिश में मतलब वहाँ पे जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे इन्होंने कहा कि इंग्लिश रख सकते हैं हम लोग, इंग्लिश बच्चों को आनी चाहिए। फिर ये कहते हैं अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर दैन हिंदी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर दैन हिंदी का मतलब क्या हो गया? संस्कृत लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो उसको भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब जितने भी हम लोगों के स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो सब किस में है? वो सब संस्कृत में ही हैं, ठीक है। मंत्र हैं वो संस्कृत में है और ये सब हम लोगों का एक पार्ट है। फिर इन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स पे हमें ध्यान देना है, साइंस पे हमें ध्यान देना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस भी सब्जेक्ट रहेगा, साथ साथ आर्ट भी रहेगा। ये कौन से क्लास की बात कही इन्होंने? 8th से लेके 10th तक की बात कही। फिर साथ साथ इन्होंने कहा कि वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस जैसे जो सोसाइटी के लिए जो प्रोग्राम्स अभी हम लोग ने पढ़ा था, ऐसा अगर कोई प्रोग्राम स्कूल ऑर्गेनाइज करवाता है तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो आपके मॉरल साइंस सब्जेक्ट चलता है उसके बारे में कहा, क्योंकि मॉरल साइंस सब्जेक्ट इज़ व्हाट? इट इज़ ऑल अबाउट मॉरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये जो जितने भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े, ये सब्जेक्ट्स हमारे 8th से लेके 10th तक का बताया, ठीक, यानी सेकेंडरी स्टेज। फिर लोअर सेकेंडरी स्टेज, फिर उसी सेकेंडरी स्टेज पे हायर पे हम आते हैं, यानी 10th के ऊपर। तो एनी 2 लैंग्वेज इंक्लूडिंग एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एनी क्लासिकल लैंग्वेज, एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, यानी ये पूरी लिस्ट दी हुई है, इसमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। यानी 10th के बाद बात हो गई आपकी 11th और 12th की। और होम साइंस आप ले सकते हैं, जियोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजी, होम साइंस, जो भी आप लेना चाहें। उसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स में सोशल सर्विस सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट और क्राफ्ट, एजुकेशन इन मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे बच्चे का जो दिमाग है वो कह लीजिए कि एक्सप्लोर होगा, ठीक है, वो मैच्योर होता है, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन, आपका भाई शरीर भी मैच्योर होगा, शरीर को भी कुछ चाहिए, मतलब कि आपका फिट होना चाहिए। अगर आप हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आर्ट और क्राफ्ट से आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स आपकी बाहर निकलेगी। एजुकेशन इन मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आपको अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की भी कद्र करनी चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में। ये सब आपका कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आपका कोठारी कमीशन एंड आई होप कि कोठारी कमीशन आपको इन शॉर्ट जो रिवीजन हमने किया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर क्लास एंड थैंक यू।